प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये चित्र जिसको कहा जाता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आज हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं और ये इस साल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, अच्छे से जान नहीं पाते हैं, इसका उत्तर नहीं लिख पाते हैं। तो इस समस्या को हम लोग इस वीडियो में दूर कर देंगे। तो वीडियो पर ध्यान से बने रहिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, पुष्प के बारे में पढ़ना है। और मैंने आपको कुछ पहले ही बता दिया था कि बच्चों जो जनन होता है वो दो प्रकार का है, ठीक है। एक तो मैंने आपसे कहा था कि एक लैंगिक होता है, एक लैंगिक जनन होता है और एक होता है अलैंगिक, है ना। एक होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। और जनन का मतलब मैंने बताया था आपको कि जन्म देना होता है। और कोई भी जीव, कोई भी प्राणी जनन की क्रिया इसलिए करता है ताकि वह अपने वंश के कालक्रम को बनाए रखे। अगर वो जनन नहीं करेगा तो उसका वंश ही लोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा और वो सभ्यता पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। जैसे मनुष्य अपने ही समान संतान को जन्म देता है, अगर वो जन्म देना छोड़ दे तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे मनुष्यों की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और पूरी मानव सभ्यता क्या हो जाएगी, धरती से खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अपने वंश को बचाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए सभी जीव क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है मादा जनन तंत्र में। अगर जन्म क्यों दिया जाता है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो हमने आपको समझाया कि जनन दो प्रकार का है, एक लैंगिक है और एक अलैंगिक है। और मैंने आपको समझाया था कि जो लैंगिक जनन होता है वो कौन करता है, बहुकोशिकीय जीव करता है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव करता है लैंगिक जनन, जबकि अलैंगिक जनन कौन करता है, एक कोशिकीय जीव करता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव करता है। तो जो हम पुष्प देख रहे हैं, ठीक है, वो पुष्प जो है वो लैंगिक जनन करता है। जो पुष्प है वो पुष्प कौन सा जनन करता है, तो पुष्प जनन करता है लैंगिक, है ना। तो अब पुष्प लैंगिक जनन करता है तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा था कि लैंगिक जनन में हमने आपको बताया था कि दो विपरीत लक्षणों वाले, दो विपरीत लिंगों वाले जीवों की जरूरत होती है। एक जरूरत होती है नर की और एक जरूरत होती है मादा की। जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव क्या करता है, अपने समान संतान उत्पन्न कर देता है। लेकिन लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीवों की जरूरत पड़ती है, एक नर के और एक मादा की। और मैंने आपको समझाया था कि नर के पक्ष से क्या आता है, नर युग्मक आता है, ठीक है, नर युग्मक आता है। और मादा की तरफ से मैंने आपको समझाया था कि क्या आता है, बताइए, मादा युग्मक आता है, ठीक है, युग्मक आता है। और यही दोनों जब मिलते हैं तो ये दोनों मिल करके बनाते हैं क्या, बताइए, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज बनाते हैं। और यही युग्मनज आगे चल करके किस में बन जाता है, तो यही आगे चल के युग्मनज बन जाता है भ्रूण, है ना। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो भ्रूण है अब ये आगे चल कर क्या करेगा, शिशु का रूप धारण कर लेगा। और अगर पुष्प है तो पुष्प में अगर ये घटना हो रही है तो वहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे तो बीज बन जाएगा। तो ये घटना होने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक होना जरूरी है, ठीक है। और पुष्प के अंदर बच्चों नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पाया जाता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। तो पुष्प के अंदर अगर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पाया जाता है तो पुष्प में कहीं ना कहीं लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग को समझना है। अब आइए इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या समझना होगा, पुष्प के कुछ भागों को समझना होगा। कि पुष्प में देखेंगे आप तो पुष्प में क्या होता है, एक जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, बताइए, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। तो याद रखेंगे कि पुष्प का जो पुंकेसर भाग होता है ये नर भाग होता है, ठीक है, नर अंग होता है, नर अंग होता है। और पुष्प में मादांग कौन होता है, तो मैं बता देता हूँ, जो स्त्री केसर होता है, ठीक है। जो स्त्री केसर होता है बच्चों, ये स्त्री केसर किसी भी पुष्प के अंदर क्या होता है, मादांग होता है, ठीक है, मादा अंग होता है। ये चीज़ याद रखना है। और होता यह है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर नर अंग और मादा अंग दोनों पाए जाते हैं। तो उन पुष्पों को हम कहते हैं उभयलिंगी। क्या कहते हैं, बताइए, उभयलिंगी कहते हैं। ऐसा पुष्प जिसके अंदर नर अंग और मादा अंग दोनों पाए जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो उभयलिंगी पुष्प है, ठीक है, उभयलिंगी। अब उभयलिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प जो होता है वो जैसे गुड़हल है ना, गुड़हल है। और जो सरसों होता है, ठीक है, सरसों, ये उभयलिंगी पुष्प होते हैं। इनके अंदर नर अंग और मादा अंग दोनों पाए जाते हैं। जबकि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें दोनों जननांगों में से कोई एक ही उपस्थित होता है। या तो स्त्री केसर उपस्थित होगा या तो क्या उपस्थित होगा, पुंकेसर उपस्थित होगा।
हमने आपको समझाया ही था कि पुंकेसर क्या होता है, नर अंग होता है, जबकि स्त्री केसर क्या होता है बताइए, मादा अंग होता है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके दोनों जननांगों में से कोई एक ही जननांग उनके पास उपस्थित होता है, या तो उनके पास पुंकेसर होगा तो स्त्री केसर नहीं होगा, और या फिर स्त्री केसर होगा तो पुंकेसर नहीं होगा। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, ऐसे पुष्प को एक लिंगी कहते हैं। क्या कहेंगे बताइए, एक लिंगी बोलेंगे, है ना। तो एक लिंगी बोलेंगे। और अभी आपने क्या देखा कि ऐसे पुष्प जिनके अंदर दोनों जननांग पाए जाते हैं, पुंकेसर, ठीक है, अर्थात नर अंग, और स्त्री केसर अर्थात मादांग, तो ऐसे पुष्प को उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। और इसका उदाहरण हमने देखा कि क्या होता है, गुड़हल और सरसों होता है। जबकि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में से सिर्फ एक ही जननांग पाए जाते हैं, जैसे पुंकेसर अथवा स्त्री केसर। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं बताइए, ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी कहते हैं। और एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत या एक लिंगी पौधे के अंतर्गत जो आता है वो आता है, देखिए, पपीता, है ना, पपीता आता है, फिर आता है तरबूज, ठीक, तरबूज आता है। तो ये आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो हमने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे पुष्पों के अंदर लैंगिक जनन। कैसे जनन पढ़ेंगे बताइए, लैंगिक जनन। हम लैंगिक जनन पढ़ने जा रहे हैं। तो लैंगिक जनन में होगा क्या, लैंगिक जनन में होगा ये कि पुंकेसर भी होगा, है ना, पुष्प के अंदर। क्योंकि लैंगिक जनन कौन करता है, लैंगिक जनन वही करता है जो नर अंग और मादा अंग के मिलने से जनन होता है, वो लैंगिक जनन होता है। तो पुष्प के अंदर पुंकेसर पाया जाता है, पुंकेसर नर अंग होता है। और क्या पाया जाता है, स्त्री केसर भी पाया जाता है ना, स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर भी पाया जाता है। तो ये क्या होता है, मादा अंग। तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, लैंगिक जनन होगा, ठीक है। अब चलिए इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो इसके लिए जो है, चलिए अब समझते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि स्लाइड को मैं इधर करता हूँ ताकि आप देख सकें इस चीज़ को। देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ये उभयलिंगी किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया ही है। एक लिंगी किसे कहते हैं बताया ही मैंने आपको, पपीता तरबूज के बारे में मैंने बताया, फिर गुड़हल और सरसों के बारे में भी मैंने बताया। अब इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो परागकण होता है वो पीले होते हैं, पीले रंग के होते हैं। वही बोल रहा है कि जो परागकण होता है ना, वो समानतः पीले रंग के होते हैं। अभी आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ बोल रहे हैं। और बोल रहा है कि जो है बोल रहा है कि स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। अभी स्त्री केसर के बारे में बात करने लगे कि स्त्री केसर जो होता है वो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। और ये बता रहे हैं कि स्त्री केसर किन किन भागों से मिलकर के बना होता है। तो आइए इस चीज़ को जरा समझते हैं यहाँ पर। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग आते हैं अपने फिगर में। ये रहा अपने पास फिगर, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान से देखिए, हमने आपको समझाया कि जो पुंकेसर होता है ना, लिखते हैं यहाँ पर, जो पुंकेसर होता है, ठीक है, ये पुंकेसर क्या है, ये नर अंग है, पुष्प का नर अंग है, ठीक है। और इसी पुंकेसर, अच्छा पुंकेसर पुष्प का नर अंग है, तो पुंकेसर किस किस संरचना को हम मिला करके कहते हैं, तो याद रखिएगा पुष्पों के अंदर हम पराग कोश को, ठीक है, पराग कोश को और पुतंतु को, या सिर्फ तंतु को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुतंतु, पुतंतु कहिए या तंतु कहिए, बात एक ही है ना, बात एक ही होता है, चाहे पुतंतु कह लीजिए और चाहे तंतु कह लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि पुंकेसर जो नर अंग होता है वो किसको किसको मिला करके होता है, तो परागकोश को और पुतंतु को मिला करके होता है। अब समझिए, थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये कैसा दिखता है। देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ऐसे ऐसे रहेगा इस तरीके से, ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से परागकोश लगे होते हैं, ऐसे करके, है ना। तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, कौन सी संरचना, ये संरचना जो दिखाई दे रही है, इस पूरी संरचना को यहाँ से लगा करके, यहाँ से लगा करके यहाँ तक के पूरी संरचना को, मतलब ये पूरी कंप्लीट संरचना को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं बताइए, पुंकेसर, पुंकेसर। और ये जो होता है ये पुष्प का नर अंग होता है, नर भाग होता है। अभी जो डंठल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, इसी डंठल को हम बोलते हैं, इसी डंठल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, तो इसी डंठल को हम कहेंगे पुतंतु, ठीक है। तो मैं पर लिख देता हूँ, इसी डंठल को कहा जाता है पुतंतु। तो ये है पुतंतु। और फिर देखेंगे तो ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है यही है परागकोश, ये देखिए यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं परागकोश। ये है बच्चों परागकोश, ठीक है, ये परागकोश है। तो ये जो पुंकेसर है, जो नर अंग है, वो देखिए दो चीज़ों से और मिलकर के बना है, एक तो पुतंतु से और एक परागकोश से। अब जो परागकोश होता है ये क्या होता है,
इसी में भरे होते हैं पराग कण। क्या भरे होते हैं बताइए? पराग कण, ठीक है। पराग कोश के अंदर भरे होते हैं पराग कण। अब पराग कोश के अंदर जब पराग कण भरे होते हैं बच्चों, तो ये जो पराग कण होते हैं ना, इस पराग कण को नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूँ कि जो पराग कण है, ये पराग कण क्या है? नर युग्मक है, ठीक है, नर युग्मक। और अभी आपने क्या देखा था? अभी आपने देखा था कि लैंगिक जनन करने के लिए नर के पद से नर युग्मक आना चाहिए और मादा के पद से मादा युग्मक आना चाहिए। और जब ये दोनों मिलेंगे तभी युग्मनज बनेगा और वह युग्मनज आगे चल करके भ्रूण के रूप में बदल जाएगा और पुष्प है तो उसके अंदर बीज बन जाएगा। तो परागकण हमको नर युग्मक तो मिल गया है, अब हमको देखना है कि मादा युग्मक कहाँ पर है। तो आइए देख लेते हैं कि मादा युग्मक कहाँ पर है, ठीक है। और मादा युग्मक मिल जाएगा तो दोनों का हम निषेचन करा देंगे। तब आइए देखते हैं कि मादा युग्मक कहाँ पर है। तो अब मादा युग्मक जो होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा अंडाशय के पास, है ना। तो चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं स्लाइड थोड़ा इधर करता हूँ ताकि आप देख सकें अच्छे से। चलिए आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि जो स्त्री केसर होता है, ठीक है, स्त्री केसर ही मादंग होता है। जैसे हमने देखा था कि अभी वहाँ पर देखा था, क्या देखा था बताइए? पुंकेसर को देखा था कि नर अंग है, तो उसी में नर युग्मक था। ऐसे ही जो स्त्री केसर होता है, जो मादंग है, इसी में क्या होगा? मादा युग्मक होगा। तो बोल रहा है कि स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, यानी मध्य भाग में अवस्थित होता है। और ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। किससे? अंडाशय से, वर्तिका से और वर्तिकाग्र से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि अंडाशय में बीजांड होते हैं, प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। चलिए इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। ये बोल जो रहे हैं वो कुछ ऐसे बोल रहे हैं, समझाता हूँ मैं आपको। ये बोल रहे हैं कि अब देखिए, अभी हमने देख लिया कि नर युग्मक तो है अपने पास, ठीक है। और नर युग्मक कहाँ था बताइए? जो नर युग्मक था वो बच्चों था कहाँ पर? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो नर युग्मक था वो कहाँ पर था बताइए? तो नर युग्मक जो था वो था नर वाले भाग में। और नर वाला भाग क्या था बताइए? नर वाला भाग क्या था बताइए? तो जो नर वाला भाग था वो था पुंकेसर, है ना। तो जो पुंकेसर था, इसी पुंकेसर में मैंने आपको क्या समझाया? इसी पुंकेसर में समझाया कि पराग कोश है ना, पराग कोश है। और मैंने समझाया कि पराग कोश के अंदर क्या भरा हुआ है? पराग कण भरा हुआ है। और इसी पराग कण को मैंने क्या कहा? इसी पराग कण को मैंने बताया कि बच्चों ये क्या बताइए? नर युग्मक है, ठीक है, मेल गैमीट है। और यही नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा। तो अब समझते हैं इस चीज़ को। चलिए, तो अब देखिए नर युग्मक तो हम पा चुके हैं, अब हमको ढूंढना है मादा युग्मक। तो मादा युग्मक कहाँ पर है? तो मादा युग्मक है मादा वाले भाग में, जिसको क्या कहते हैं पुष्प के अंदर? स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? स्त्री केसर बोलते हैं। अब स्त्री केसर 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। एक पहला चीज़ क्या है? पहला आप देखेंगे तो है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय। पहला है अंडाशय, अंडाशय से मिलकर के बना है। फिर दूसरा क्या है? वर्तिका से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, वर्तिका से मिलकर के बना हुआ है। फिर एक तीसरी संरचना और है, जिसको हम क्या बोलेंगे बताइए? वर्तिकाग्र, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। कौन मिलकर के बना हुआ है? स्त्री केसर। और अंडाशय में ही आपको याद रखना है कि अंडाशय में क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। और इसी बीजांड के अंदर पाई जाती है अंड कोशिका। क्या पाई जाती है बताइए? अंड कोशिका पाई जाती है। और जो अंड कोशिका होती है बच्चों, यही होती है मादा युग्मक। क्या होती है बताइए? मादा युग्मक। तो मैंने आपको क्या समझाया कि नर भाग में आप देखे थे नर युग्मक है, ऐसे ही मादा भाग जो है पुष्प का स्त्री केसर है। ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, अंडाशय से, वर्तिका से और वर्तिकाग्र से। अंडाशय में बीजांड है, बीजांड के अंदर ही अंड कोशिका पाई जाती है। अंड कोशिका जो है वही क्या होती है? मादा युग्मक। तो हमको मादा युग्मक मिल गया है और नर युग्मक मिल गया है। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है और कैसे नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं आपको ये स्लाइड में दिखाता हूँ। अब फिगर को देख लेते हैं। चलिए देखिए फिगर को देख लेते हैं। तो मैं आपके सामने समझाने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। हमने क्या देखा था पुंकेसर को, कि पुंकेसर क्या होता है बताइए? नर अंग होता है। और पुंकेसर नर अंग होता है तो पुंकेसर में ही देखिए क्या है बताइए? पुंकेसर किस चीज़ों से मिलकर बना है? परागकोश से और पुतंतु से। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है परागकोश, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये परागकोश है। और परागकोश में क्या भरे होते हैं? इस तरीके से छोटे छोटे कुछ कण भरे होते हैं और इन्हीं कणों को हम कहते हैं कि ये नर युग्मक है। क्या बताइए? नर युग्मक। ये नर युग्मक है। और ये क्या बताइए?
ये क्या है, पराग कोश के अंदर जो छोटे छोटे कण भरे हुए हैं ये है पराग कण। तो ये हो जाते हैं बच्चों पराग कण। तो ये पराग कण है जो कि पराग कोश के अंदर भरे हुए हैं और जो है ये क्या है, नरयुग्मक है। ठीक है, ये नरयुग्मक है। अब ध्यान से देखिए, आपको समझाया था कि जो पुष्प का मादा अंग होता है वो मादा अंग क्या होता है, वो मादा अंग होता है पुष्प का, जो पुष्प का मादा अंग है वो है स्त्री केसर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या भरे हुए हैं, छोटे छोटे कण भरे हुए हैं, इस तरीके से छोटे छोटे कण भरे हुए हैं। इनका क्या नाम है बताइए, पराग कण नाम है। और ये है नरयुग्मक। ठीक है, मेल गैमीड है। तो हम सिर्फ ऐसे यहाँ पर न लिख देते हैं, तो न का मतलब समझ जाइएगा कि नरयुग्मक है। और ये देखिए स्त्री केसर जो है ये क्या है, पुष्प का मादा अंग है। ठीक है, ये मादा अंग है पुष्प का, ये हो जाता है मादा अंग। किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, तो पहले तो वर्तिकाग्र से मिलकर बना है, फिर वर्तिका से मिलकर बना है, फिर अंडाशय से मिलकर बना है। तो ये जो है वो मादा अंग है, 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। ऐसे ही नर अंग भी 2 चीज़ों से मिलकर के बना था, पराग कोश से और तंतु से अर्थात पूतंतु से। अब देखिए इसी अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। क्या पाया जाता है बताइए, बीजांड पाया जाता है। ठीक है, ये अंडाशय के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसी के अंदर ये देखेंगे तो ये बीजांड वाला भाग है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है। ठीक है, बीजांड, ये बीजांड है। और बीजांड के अंदर ही पाई जा रही है क्या, ये देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बीजांड के अंदर ही क्या है, अंड कोशिका। क्या है, अंड कोशिका। बीजांड के अंदर ही अंड कोशिका है और अंड कोशिका क्या है, मादा युग्मक। ठीक है, तो ये हो जा रही है इस तरीके से मादा युग्मक। ठीक है, ये है मादा युग्मक। अब ये मादा युग्मक है। अब देखिए होगा क्या, पराग कोश क्या होता है, एक निश्चित समय के पश्चात पक जाता है, पकने के बाद फटता है। जैसे आपने सेमल देखा होगा, सेमल में फल लगते हैं तो पकने के बाद फटता है, तो उसमें रुई टाइप में कुछ संरचना निकलती है। ऐसे ही पराग कोश में क्या होता है कि पराग कोश जब पक जाता है और पकने के पश्चात ये फटता है, तो इसके फटने से क्या होता है, परागकण बाहर निकलते हैं। और परागकण जब बाहर निकलते हैं तो विभिन्न माध्यम से, अब वो माध्यम क्या हो सकता है, कीट हो सकता है। ठीक है, वो माध्यम हवा हो सकता है, वो माध्यम क्या हो सकता है, पानी हो सकता है। तो कीट के माध्यम से, हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से वो परागकण क्या करते हैं, उड़ करके इस वर्तिकाग्र पर चले आते हैं। अब यही वाला परागकण क्या होगा, ये उड़ेगा और उड़ करके इस वर्तिकाग्र वाले भाग पर चला आएगा। वर्तिकाग्र वाले भाग पर जब चला आता है तो ये परागकण यहाँ पर अंकुरित होने लगता है। क्या होने लगता है बताइए, अंकुरित होने लगता है। ठीक है, तो ये अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होकर के बच्चों ये निर्माण करता है पराग नलिका का। किसका निर्माण करेगा, पराग नलिका। ठीक है, पराग नलिका का क्या करता है, निर्माण करता है। और उसी पराग नलिका के सहारे क्या होता है, वो परागकण पराग नलिका बनाएगा। तो वो परागकण जो नर युग्मक है वो उसी पराग नलिका से ऐसा होता हुआ, इस तरीके से होता हुआ आएगा और आकर के इस अंडकोश का अर्थात मादा युग्मक से मिल जाएगा। तो वो नर युग्मक इस मादा युग्मक से जब मिल जाएगा तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ पर बन जाएगा युग्मनज। युग्मन और जा, ये युग्मनज बन करके तैयार हो जाएगा। और जब युग्मनज बन जाएगा तो यही युग्मनज जो है आगे चल करके पुष्प के अंदर फिर भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और यही भ्रूण जो है आगे चल करके पुष्प के अंदर क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। क्या बन जाता है बताइए, बीज बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो पुष्पी पादप होते हैं उनके अंदर लैंगिक जनन होता है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को आपको समझाया है कि किस तरीके से होता है। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और पेपर में पूछ लेता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है समझाइए, या लैंगिक जनन क्या होता है बताइए। तो आप अगर पुष्पी पादप के नाम से क्वेश्चन पूछा है तो आप ये ज़रूर लिखेंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि इसके लिए आपको पुष्पी पादपों का ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, मतलब आप फूल का ये स्ट्रक्चर बना सकें। जो चीज़ मैंने आपको समझाया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिए रिलेवेंट है, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।